नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटोनॉमस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। यह हमारा प्लाज्मा इंट्रोडक्शन सीरीज का 11वां और अंतिम लेक्चर है। इसके ठीक पहले वाले वीडियो लेक्चर अर्थात 10वें वीडियो लेक्चर में हमने इन लिक्विड प्लाज्मा के बारे में जाना, सॉल्यूशन प्लाज्मा किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है इसके बारे में चर्चा की। साथ ही संक्षेप में हमने यह भी जानने का प्रयास किया कि वर्तमान समय में इसकी प्रगति की दिशा में कितनी तेज गति से प्रयास किए जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लिक्विड प्लाज्मा के विभिन्न उपयोगों पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि सॉल्यूशन प्लाज्मा से किस प्रकार नैनो पार्टिकल्स बनाए जा सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी जो वर्तमान समय की आधुनिकतम तकनीक है और जो आने वाले समय में मूलभूत विज्ञान के साथ साथ समाज को भी बड़े पैमाने में प्रभावित करने वाली है, इसमें सॉल्यूशन प्लाज्मा का क्या योगदान है यह जानने का प्रयास होगा। इसके साथ ही सॉल्यूशन प्लाज्मा के मेडिकल फील्ड्स, एग्रीकल्चर फील्ड, फूड साइंस और विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से उपयोग हो रहे हैं इन्हें भी समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नैनो पार्टिकल सिंथेसिस मेथड से। लिक्विड प्लाज्मा का उपयोग करके नैनो पार्टिकल्स बनाने की दो मुख्य विधियां हैं। पहली विधि कहलाती है इवेपोरेशन मेथड और दूसरी विधि को हम कहते हैं रिडक्शन मेथड। यदि हम इवेपोरेशन मेथड की बात करें तो इस विधि में विलयन में डूबा इलेक्ट्रोड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर लोकल हीटिंग के कारण बहुत अधिक गर्म हो जाता है, इतना कि वह ठोस से द्रव और द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रोड के पास बहुत ही छोटे से क्षेत्र में इलेक्ट्रोड मेटल की वाष्प जब विलयन के संपर्क में आती है तो इलेक्ट्रोड मेटल के एग्रीगेशन या एग्लूटिनेशन अर्थात समूहीकरण के कारण नैनो पार्टिकल्स बनने लगते हैं। क्योंकि इस विधि में इलेक्ट्रोड सरफेस का इवेपोरेशन होता है, इसीलिए इस विधि को इवेपोरेशन मेथड कहते हैं। चित्र में इवेपोरेशन मेथड से नैनो पार्टिकल सिंथेसिस की विधि दर्शाई गई है। यहाँ पोटेशियम कार्बोनेट विलयन में दो भिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड डुबोए गए हैं। यहाँ हमने टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लिया है और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में उच्च विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तब हम देखते हैं कि टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड है वो बहुत तेजी से गर्म होने लगता है और गर्म होकर वाष्पित होने लगता है। वाष्पित टंगस्टन मॉलिक्यूल्स विलयन के अणुओं के साथ संपर्क में आने पर नैनो कणों के रूप में छोटे छोटे समूह बना लेते हैं। इस विधि में प्रायः डीसी पावर इस्तेमाल की जाती है तथा इस विधि का उपयोग करते हुए हम विभिन्न धातुओं के नैनो कण प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें उस धातु का इलेक्ट्रोड बनाना होगा जिसके हम नैनो कण प्राप्त करना चाहते हैं। इवेपोरेशन मेथड के द्वारा टाइटेनियम, आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, सिल्वर, टंगस्टन, प्लेटिनम और गोल्ड जैसी धातुओं के नैनो पार्टिकल्स प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बाजू का जो चित्र है ये बताता है कि शुद्ध जल या इथेनॉल में प्लेटिनम और गोल्ड धातु इलेक्ट्रोडों के बीच पल्स्ड हाई पावर अप्लाई करके प्लेटिनम गोल्ड एलॉय के नैनो कण हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इन दोनों चित्रों में आपने देखा कि पहली व्यवस्था में हमें टंगस्टन के नैनो पार्टिकल्स मिल रहे हैं, जबकि दूसरे अरेंजमेंट में हमें प्लेटिनम गोल्ड एलॉय नैनो पार्टिकल्स मिल रहे हैं। छात्रों, प्रश्न यह है कि पहली व्यवस्था में कॉपर के नैनो पार्टिकल्स क्यों नहीं मिलते हैं तथा दूसरी व्यवस्था में किसी एक मेटल के नैनो पार्टिकल्स मिलने के स्थान पर दोनों ही धातु के एलॉय नैनो पार्टिकल्स क्यों मिलते हैं? जरा सोचिए। जरूरी लगे तो इंटरनेट खंगालिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रश्न का उत्तर बड़ा ही साधारण और बहुत ही सरल है, किंतु दुर्भाग्य है कि यह ना तो किसी पुस्तक में मिलेगा और ना ही इंटरनेट में मिलेगा, भी तो बड़ी जद्दोजहद के बाद, जबकि सहज रूप से आप केवल 5 सेकंड में इसका उत्तर दे देंगे। तो मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। नैनो पार्टिकल सिंथेसिस की दूसरी प्रचलित विधि है रिडक्शन मेथड यानी अपचयन विधि। इस विधि में किसी मेटल साल्ट के
जलीय विलयन में मेटल के रिडक्शन द्वारा नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। गैसियस प्लाज्मा के द्वारा भी इस अपचयन विधि से नैनो पार्टिकल्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन यदि हम सॉल्यूशन प्लाज्मा विधि का उपयोग करते हैं तो हमें अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। यह चित्र सिल्वर नैनो पार्टिकल सिंथेसिस की मेथड को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ सिल्वर नाइट्रेट विलयन में एनोड के पास सिल्वर डिसॉल्व होती है तथा प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस पर रिड्यूस होती है। चित्र में आप देख रहे हैं पोटेशियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जिंक तार के इलेक्ट्रोड को कैथोड के रूप में लिया गया है तथा प्लेटिनम के तार को एनोड के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इन इलेक्ट्रोडों के बीच मीडियम पावर वोल्टेज आरोपित करते हैं तो विलयन में जिंक तार के डूबे भाग में प्लाज्मा उत्पन्न होता है। यहाँ जिंक ऑक्साइड के सुपर हाइड्रोफोबिक नैनो पार्टिकल्स बनते हैं जो बहुत अधिक विभेदन क्षमता के माइक्रोस्कोप से देखने पर फूल नुमा आकर्षक आकृति के होते हैं। इस विधि से क्वांटम डॉट्स भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि लिक्विड प्लाज्मा के उपयोग से हम बड़ी आसानी से नैनो पार्टिकल्स प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी में इन लिक्विड प्लाज्मा या सॉल्यूशन प्लाज्मा का क्या योगदान है हमने देखा। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन प्लाज्मा के दूसरे महत्वपूर्ण उपयोग की, और वह है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। दोस्तों, फैक्ट्री, मिलों, कारखानों, उद्योग धंधों और इस प्रकार भिन्न भिन्न स्रोतों से निकला दूषित जल जब हमारी नदियों या जल स्रोतों में जाकर मिलता है तो वो उसे भी प्रदूषित कर देता है। इस प्रदूषण के बड़े घातक परिणाम अब सामने आने लगे हैं, लेकिन क्या करें, उद्योग बंद नहीं किए जा सकते। लेकिन यदि इससे निकलने वाले दूषित जल को उपचारित कर लिया जाए, जिससे उसके विषैले और घातक तत्व पृथक कर लिए जाएं, तो शेष जल यदि हमारे जल स्रोतों में भी जाकर मिल जाए तो पर्यावरण को बहुत अधिक हानि नहीं पहुंचेगी। इस प्रक्रिया को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें दूषित जल में से विषैले तत्वों को अलग किया जाता है। यहाँ घातक और विषैले तत्वों को पृथक कर लिया जाता है। इस प्रकार शेष बचा जल प्रकृति के जल चक्र में सम्मिलित हो जाता है और हमारा पर्यावरण घातक तत्वों से बचा रहता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में लिक्विड प्लाज्मा का क्या रोल है, यह समझने के लिए हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के दौरान एक हाई कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट में डूबे इलेक्ट्रोड के चारों ओर लाइट एमिटिंग प्लाज्मा उत्पन्न होता है। और इस प्रोसेस में हम आगे समझेंगे कि किस तरह से वेस्ट वाटर उपचारित किया जाता है। प्रायः इसके लिए 1 किलोवोल्ट तक का मॉडरेट इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ किया जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम मुख्य रूप से 3 विधियों का उपयोग करते हैं। पहली विधि है इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द वाटर, दूसरी है यूजिंग वाटर फ्लो और तीसरी है यूजिंग बबल फॉर्मेशन। पहली विधि को हम डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड भी कहते हैं। पहली विधि में दूषित जल में सीधे ही इलेक्ट्रोडों को डुबोकर उनके बीच इलेक्ट्रिकल पावर अप्लाई करके शॉक वेव उत्पन्न की जाती है, जिससे दूषित जल में अंडर वाटर स्ट्रीमर डिस्चार्ज उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीडेटिव एक्टिव स्पीसीज जैसे हाइड्रोक्सिल रेडिकल तथा ओजोन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो दूषित जल में उपस्थित विषैले तत्वों के मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज कर देते हैं। इस प्रकार दूषित जल काफ़ी हद तक विषैले तत्वों से मुक्त हो जाता है। डैम्स, रिवर्स तथा झीलों के पानी को इस डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड के द्वारा शोधित किया जाता है। नंबर 2 विधि और नंबर 3 विधि यानी वाटर फ्लो मेथड और बबल फॉर्मेशन मेथड में एक गैस को प्लाज्मा में परिवर्तित किया जाता है। इस गैसीय प्लाज्मा को दूषित जल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन विधियों में डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड की तुलना में बहुत कम विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। इन विधियों में
सिस्टम्स में बबल्स के माध्यम से प्लाज्मा उत्पन्न होती है, जो जल में ऑक्सीडाइज्ड एक्टिव स्पीसीज उत्पन्न करती है, जिससे जल के विषैले तत्वों को विघटित किया जाता है। किंतु ये विधियां प्रथम विधि अर्थात डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड की तुलना में थोड़ी कम प्रभावकारी होती हैं। सबसे अधिक प्रभावशाली ऑक्सीडेटिंग एजेंट हाइड्रोक्सिल रेडिकल माने जाते हैं, जो बहुत सारे कंटेमिनेंट्स को डीकम्पोज कर सकते हैं। लिक्विड प्लाज्मा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग स्टेरिलाइजेशन में है। किसी वस्तु या पदार्थ से सूक्ष्म जीवों जैसे कवक, बैक्टीरिया, वायरस, बीजाणु, एक कोषी जीव जैसे प्लाज्मोडियम आदि जीवों को हटाना, समाप्त करना, मारना या निष्क्रिय करना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। लिक्विड प्लाज्मा जनरेशन के कारण ऑक्सीडेटिव एक्टिव स्पीसीज जैसे हाइड्रोक्सिल आयन, कार्बोक्सिल रेडिकल्स बनते हैं। ये जो रेडिकल्स है, ये जो ऑक्सीडेटिव एक्टिव स्पीसीज है, पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को रिड्यूस कर देती है। इस तरह से लिक्विड प्लाज्मा के माध्यम से स्टेरिलाइजेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। आइए अब हम बात करें लिक्विड प्लाज्मा के चौथे उपयोग की। इन लिक्विड प्लाज्मा का वर्तमान में बायोमेडिसिन रिसर्च में बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। मेडिकल फील्ड में सॉल्यूशन प्लाज्मा का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, आइए जानें। बायोमेडिसिन रिसर्च में दो प्रकार के प्लाज्मा ट्रीटमेंट्स मुख्य रूप से प्रचलित हैं। पहला है डायरेक्ट ट्रीटमेंट और दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट। पहली विधि अर्थात डायरेक्ट ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल टारगेट को प्लाज्मा स्रोत के सामने सीधे एक्सपोज किया जाता है, जहां प्लाज्मा जनरेटेड स्पीसीज सीधे टारगेट से इंटरैक्ट करती है। यहां कई प्रकार की अनचार्ज्ड स्पीसीज के साथ यूवी रेडिएशन बायोलॉजिकल टारगेट की सतह पर फ्लक्स के रूप में आपतित होते हैं। इस विधि की विशेषता ये है कि यहाँ ऋणात्मक और धनात्मक आवेशित कणों का फ्लक्स सैंपल में पहुंचता है, जहाँ शॉर्ट लिविंग स्पीसीज जैसे सिंगलेट ऑक्सीजन, जिसे हम 1O2 से दर्शाते हैं, तथा रेडिकल्स जैसे O2- तथा OH- हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स और इसके साथ ही एटॉमिक रेडिकल्स भी प्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न होते हैं। दूसरे टाइप के ट्रीटमेंट अर्थात इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट में पहले से ट्रीटेड एक्वस सॉल्यूशन को कोशिका तथा ऊतकों में अप्लाई किया जाता है। इस केस में विलयन के पीएच में हुए बदलाव तथा कंडक्टिविटी में हुए परिवर्तन के कारण केमिकल स्पीसीज की रिएक्टिविटी बदल जाती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन पेरोक्साइड अर्थात H2O2 तथा ओजोन O3 जैसी लॉन्ग लिविंग स्पीसीज भी उत्पन्न होती है। तो हमने देखा कि प्लाज्मा ट्रीटमेंट की डायरेक्ट मेथड में बायोलॉजिकल टारगेट में शॉर्ट लिविंग स्पीसीज उत्पन्न होती है, तथा प्लाज्मा ट्रीटमेंट की इनडायरेक्ट मेथड में लॉन्ग लिविंग स्पीसीज उत्पन्न होती हैं। शरीर के किसी हिस्से के उपचार में इन शॉर्ट लिविंग स्पीसीज और लॉन्ग लिविंग स्पीसीज की उत्पत्ति के अच्छे परिणाम देखे गए हैं। आइए अब हम बात करते हैं वाउंड हीलिंग की, अर्थात घावों को जल्दी भरने की प्रक्रिया की। घावों को जल्दी भरने और रक्त प्रवाह को शीघ्र रोकने में लिक्विड प्लाज्मा का उपयोग किया जा रहा है। घाव भरने की प्रक्रिया वास्तव में हमारे इम्यून सिस्टम की बहुत सारी इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर पाथवेज से संचालित होती हैं, जैसे ब्लड कोएगुलेशन पाथवेज यानी रक्त के स्कंदन की प्रक्रिया, तथा इन्फ्लेमेटरी पाथवेज यानी सूजन तथा घावों में जलन की प्रक्रिया आदि। लिक्विड प्लाज्मा के एप्लीकेशंस के कारण सेल्स में कई प्रकार के जीन एक्सप्रेशन और फेनोटाइप यानी एक समान लक्षण उत्पन्न करने वाले कारक उत्पन्न होते हैं, अर्थात सेल्स में कई रिमार्केबल चेंजेस देखे जाते हैं, जिसके कारण सेल्स में प्रोलिफरेशन का अर्थ होता है तेजी से वृद्धि या प्रसार की प्रक्रिया। सेल्स में प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन और माइग्रेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है। ब्लड कोएगुलेशन की प्रोसेस वास्तव में हमारे ब्लड में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स के एक्टिवेशन से सीधी जुड़ी प्रक्रिया है, जिससे
कोएगुलेशन कैस्केड डेवलप होता है, अर्थात रक्त का थक्का बनाने की श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ होती है, जिससे अंततः रक्त प्रवाह रुक जाता है। एंडोस्कोप सर्जरी के माध्यम से थर्मल आर्गन प्लाज्मा कोएगुलेटर का उपयोग करते हुए शरीर के अंदरूनी अंगों में होने वाले रक्त प्रवाह को रोका जाता है। कोल्ड प्लाज्मा के द्वारा शरीर के किसी स्थान में निर्मित होने वाली ब्लड क्लॉटिंग को भी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा डर्मेटोलॉजिकल पर्पस में भी सॉल्यूशन प्लाज्मा का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। बैक्टीरिया डीकॉलिनाइजेशन, टिश्यू स्टिमुलेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में तथा एंटी ईच प्रॉपर्टीज के साथ स्किन ट्रीटमेंट में भी सॉल्यूशन प्लाज्मा का दिन ब दिन उपयोग बढ़ रहा है। सॉल्यूशन प्लाज्मा के महत्वपूर्ण उपयोगों में से एक है प्लाज्मा डेंटिस्ट्री, अर्थात दंत चिकित्सा विज्ञान। आजकल दंत चिकित्सा यानी डेंटिस्ट्री में भी सॉल्यूशन प्लाज्मा का उपयोग बहुत तेजी से हो रहा है। आपको यह जानकर शायद अच्छा भले ही ना लगे, किंतु जानिए कि हमारे मुंह के खोखल में यानी ओरल कैविटी में लगभग 700 से अधिक प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो सोचिए कि हमारा शरीर न जाने कितने सूक्ष्म जीवों का रैन बसेरा है। हम चलते हैं तो हमारे साथ ये भी कॉलेज आ जाते हैं, यानी यदि हम नहाते हैं तो अरबों खरबों जीवों को हम बेघर कर देते हैं। क्या करें, ये पाप करना जरूरी है। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो ये तो करना ही होगा। हमारे दांतों की ऊपरी परत को डेंटल प्लाक कहते हैं। यह कुछ माइक्रोन मोटी एक कॉम्प्लेक्स ओरल बायोफिल्म जैसी होती है, जिसमें हजारों लाखों माइक्रोबियल स्पीसीज उपस्थित होती हैं। डेंटल प्लाक में उपस्थित बैक्टीरिया और पैथोजेंस मतलब रोगजनक, इनकी पैदावार कई कारकों से प्रभावित होती है। अच्छा भोजन या पेय पदार्थों का पीएच मान, ऑक्सीजन, मुंह के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न रेडॉक्स पोटेंशियल इन पैथोजेंस की आबादी को प्रभावित करते हैं। ये सभी भौतिक व रासायनिक पैरामीटर्स लिक्विड प्लाज्मा के द्वारा बड़ी आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं। इस प्रकार रोगजनकों का उन्मूलन लिक्विड प्लाज्मा से बहुत आसानी से संभव है। लिक्विड प्लाज्मा के महत्वपूर्ण उपयोगों में से एक महत्वपूर्ण उपयोग है प्लाज्मा ऑन्कोलॉजी या कैंसर थेरेपी। कैंसर कोशिकाओं को लिक्विड प्लाज्मा से ठीक तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन कोशिकाओं के अति तीव्र प्रसार को मंद जरूर किया जा सकता है। कैंसर जैसे घातक रोग के उपचार की दिशा में यह योगदान क्या कम बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा एग्रीकल्चर की। कृषि क्षेत्र में लिक्विड प्लाज्मा का उपयोग सीड जर्मिनेशन, सीड डिसइंफेक्शन, प्लांट ग्रोथ, इंसेक्ट कंट्रोल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने में किया जा रहा है। इन क्षेत्रों के अलावा लिक्विड प्लाज्मा का उपयोग फूड साइंस में भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हाई क्वालिटी फूड स्टफ्स जिनमें अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तथा जिसे लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके, इनमें लिक्विड प्लाज्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। मिल्क ट्रीटिंग हो या फिर स्पेसिफिक प्रोटीन अथवा एंजाइम्स को परिरक्षित करना हो, लिक्विड प्लाज्मा का दखल फूड साइंस में तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, इस लेक्चर में हमने लिक्विड प्लाज्मा या सॉल्यूशन प्लाज्मा के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अब तक हम यह जान पाए हैं कि लिक्विड प्लाज्मा किस प्रकार से गैसीय प्लाज्मा तथा सॉलिड स्टेट प्लाज्मा से भिन्न होता है। इन लिक्विड प्लाज्मा को उत्पन्न करने की विभिन्न विधियों को हमने समझने का प्रयास किया है। साथ ही लिक्विड प्लाज्मा के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते हुए उपयोगों पर बड़ी विस्तृत चर्चा की है। निश्चित रूप से सॉल्यूशन प्लाज्मा ने आज विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में अपनी पहुंच बनाई है। प्रौद्योगिकी लिक्विड प्लाज्मा के अद्वितीय गुणों को मानव हित में काम में लाने के लिए आवश्यक उपकरण बना रही है, किंतु हमें लिक्विड प्लाज्मा की लिमिटेशंस की भी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में आगे निकल चुके हैं और किस क्षेत्र में हमें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें किस तकनीक के न केवल गुण ही पता होने चाहिए,
बल्कि उस तकनीक की हमें कमियां भी पता होनी चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। पानी में प्लाज्मा डिस्चार्ज के कई लाभ हम जान चुके हैं, किंतु हमें यह भी पता होना चाहिए कि पल्स्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से इलेक्ट्रोड्स का इरोजन होता है। इससे धातु व ऑक्साइड्स के विषैले नैनो पार्टिकल्स पानी में मिल जाते हैं, और ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये आकार में इतने छोटे होते हैं कि सूक्ष्म आकार होने के कारण आसानी से इन्हें जल से पृथक नहीं किया जा सकता है। यहाँ हमें सुधार की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा जिस जल को हम शुद्ध हुआ मान चुके हैं वही जल हमारे लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। मेडिकल साइंस में लिक्विड प्लाज्मा के उपयोगों से हम भली भांति परिचित हो चुके हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि कैंसर के उपचार के दौरान स्वस्थ कोशिकाओं पर भी लिक्विड प्लाज्मा के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इन दुष्प्रभावों को भी हमें जानना होगा। यहाँ हम इन्हें कैसे कम कर सकते हैं, इस दिशा में शोध की और अधिक आवश्यकता है। प्लाज्मा के एप्लीकेशंस की बड़ी विस्तृत श्रृंखला है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की सीमाओं को लांघकर मटेरियल साइंस, मेडिसिन, फूड साइंस, एनवायरनमेंट साइंस आदि क्षेत्रों को स्पर्श करती हुई प्रौद्योगिकी के द्वार पर दस्तक दे चुकी है, जहां दिन प्रतिदिन होने वाले शोध इसे और अधिक उपयोगी सिद्ध कर रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ आप सभी को कि हम एक एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की लेक्चर सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम पिछले वर्षों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अन्य विषयों में विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करेंगे। इस रिव्यू से आप छात्र यह जान पाएंगे कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इतना ही नहीं, जिस प्रश्न के आदर्श उत्तर की आप मांग करेंगे, हम उस प्रश्न के उत्तर को अगले दिन वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।